हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागुड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूत्रगढ़ के अंदर। आज हमारा टॉपिक है सामयिक पौने और उसके प्रकार। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये काफी यूजफुल साबित होगी कक्षा। तो एक बार इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। सामयिक पौने जिन हवाओं की दिशा मौसम व समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन पौनों को क्या बोलते हैं? सामयिक पौनों के नाम से जानते हैं। मौसम या समय के अनुसार जो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। सामयिक पौनों के प्रकार देखें तो सामयिक पौने कई प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक होती है मानसूनी पौने, एक होती है जल समीर, एक होती है थल समीर, एक होती है घाटी समीर और एक होती है पर्वत समीर। तो ये 5 प्रकार की पौने हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है, इसलिए इन्हें सामयिक पौनों के नाम से जानते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मानसूनी पौनों के बारे में। मानसूनी पौने भी 2 प्रकार की होती है। एक मानसूनी पौने है उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने, और दूसरी है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने। तो मानसूनी पौने 2 प्रकार की होती है। एक होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने, एक होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने। अब हमें पता है कि अगर हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मौसम तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और ये जो हमारा भाग है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे निम्न वायु दाब स्थापित हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायु दाब, यहाँ पे तो निम्न वायु दाब है किस क्षेत्र के अंदर? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है, जबकि अरब सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इसमें क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। यहां तापमान ज्यादा होने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है, और अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में
उच्च वायु दाब होता है। और पवनों की विशेषता होती है कि वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ तापमान अधिक होने के कारण मरुस्थलीय पवनें जो होती है, यहाँ ये पवनें हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, और इधर से उच्च वायु दाब वाली जो पवनें, जो ठंडी पवनें हैं अरब सागर, हिंद महासागर, वो उन तपती हुई पवनों की तरफ आकर्षित होती है। ये पवनें इधर आना शुरू कर देती है। ये जो पवनें हैं वो किस क्षेत्र की ओर गमन करना शुरू कर देती है? निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। तो ये जो प्रभाव होता है इसका, और ये पवनें कैसी होती है? शीतकालीन पवनें होती है, ठंडी पवनें होती है, अपने साथ वर्षा लेकर आती है। और बीच में जब भी इनका टकराव होता है, क्योंकि ये पर्वत और पर्वतानुमुखी क्षेत्रों से क्या करती है? टकराती है। टकराने से वर्षा उत्पन्न होती है। टकराने से यहाँ क्या उत्पन्न होती है? वर्षा होती है। तो इस कारण ये जो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं वो इस प्रकार वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी अरब सागर से भी आती है, बंगाल की खाड़ी से भी आती है। ये पर्वत या पर्वतानुमुखी होती है, टकराने के कारण वर्षा करती है। और इसी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो है भारत में लगभग 90% बारिश यही करती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें 90% बारिश जो है वो इसी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण होती है। अगर बात करें उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें 22 दिसंबर को, जब शरद ऋतु आती है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तापमान बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है। और जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र था, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहां पे तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। अरे शरद ऋतु में तापमान कम होता है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान कम हो जाता है। इसलिए यहां तो उच्च वायु दाब स्थापित हो जाता है। और जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, यहां पे तापमान बढ़ जाने के कारण निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है। निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है तो पवनें क्या करती है? पवनों की विशेषता तो यही है कि वो उच्च वायु दाब से निम्न की ओर जाए। तो अब मरुस्थल क्षेत्र से पवनें अरब सागर की ओर जाना शुरू हो जाती है। और ये लौटते लौटते तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में बारिश करती है। इसलिए इसे लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें भी कहते हैं। लगभग 10% बारिश इसके कारण होती है। ठीक है ना? और इसी को सामान्य भाषा में राजस्थान में मावठ की वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अब हम बारी बारी से एक देखेंगे, इसके बाद देखें, ये मानसूनी पवनों के बारे में देखा हमने। अब देखते हैं हम जल समीर के बारे में। स्क्रीन में देखें, का चांद हो। नेक्स्ट देखें, अब हम बात करते हैं जल समीर की। जल समीर, तो ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाने के कारण, तापमान बढ़ जाने के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? निम्न वायु दाब। तापमान बढ़ जाने के कारण निम्न वायु दाब तथा जो अरब सागर है और हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, यहां पर उच्च वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब होता है।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पवने जो होती है निम्न से उच्च की ओर चलती है, ये है मरुस्थल। ये क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर निम्न वायुदाब है, और ये है हिंद और अरब सागर, यहाँ पे उच्च वायुदाब। यहाँ ठंडी, ये गर्म पवने, ये ठंडी पवने। पवने क्या करती है, यहाँ पे निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब, और यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब। तो पवने क्या करती है, निम्न, उच्च से निम्न की ओर आती है। पवने हिंद महासागर से इधर आती है, पवने हिंद महासागर से इधर आती है, इसलिए इन पवनों को जल समीर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ठंडी पवने, हिंद महासागर से पवने जो आएगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी, इसलिए जल समीर के नाम से जानते हैं। इसका उल्टा जस्ट थल समीर होता है, थल समीर। थल समीर में क्या होता है कि ये तो कंडीशन कब होती है, जल समीर प्रतिदिन चलती है। जब दिन का टाइम होता है तो जल समीर आती है, और जैसे रात का टाइम होता है, जैसे रात का टाइम होता है, तो रात के टाइम में आप देखते हैं मरुस्थलीय जो मिट्टी है, मरुस्थलीय जो टिब्बे, वो क्या हो जाते हैं, अरब सागर, अरब सागर और हिंद महासागर, हिंद महासागर की तुलना में ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, रात में क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब आ जाता है, और यहां पे निम्न आ जाता है। ठीक है, तो पवने क्या करती है, रात के अंदर मरुस्थल से किधर चलती है, हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर ये ज्यादा ठंडा हो जाता है इनकी तुलना में, तो मरुस्थल से अरब सागर, हिंद महासागर की ओर चलती है। ये पवने हैं कैसी, शुष्क पवने हैं, और थल से जल की ओर जा रही है, उसको थल समीर बोलते हैं। जो जल से थल की ओर जाती है वो जल समीर, जो थल से जल की ओर जाती है वो थल समीर। आता ही समझे। उसके बाद देखते हैं घाटी समीर, घाटी समीर, और घाटी समीर को ही एनाबेटिक समीर के नाम से भी जानते हैं। घाटी समीर या एनाबेटिक समीर मतलब एक ही। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही मान लो ये पर्वत है, ये भैया पर्वत, ये पर्वत है, ये पर्वत की चोटी, पर्वत की क्या है, चोटी, और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है घाटी। ये क्या है, घाटी। सुबह के टाइम, दिन के समय क्या होता है, ये जो पर्वत की चोटी है इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, और ये क्षेत्र ठंडा होता है, ये गर्म होता है। तो पवने क्या करती है, ये क्षेत्र ठंडा होता है, ये गर्म होता है, तो पवने क्या करती है, घाटी से इधर चलती है। ये क्षेत्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, ये क्षेत्र क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो पवने क्या करती है, घाटी से इधर चलती है, घाटी से इधर चलती है चोटी की ओर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, घाटी समीर बोलते हैं। जो समीर घाटी से पर्वत की चोटी की ओर प्रवाह करती है वो घाटी समीर होती है, जिसको एनाबेटिक समीर के नाम से जानते हैं। पर्वत समीर क्या है, पर्वत समीर, पर्वत समीर को ही केटाबेटिक समीर के नाम से जानते हैं। केटाबेटिक समीर, पर्वत समीर बोल दीजिए या केटाबेटिक समीर बोल दीजिए। तो ये जो है ये मान लेते हैं पर्वत, ये पर्वत की चोटी, ये क्या है भैया, पर्वत की चोटी, और ये क्या है, ये है घाटी। ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला क्षेत्र घाटी। अब रात में क्या होता है, रात के टाइम ये जो पर्वत चोटी है ना वो ठंडी हो जाती है। पर्वत की चोटी जैसे ही चंद्रमा की रोशनी से ये क्या हो जाती है, ठंडी, और इसकी तुलना में घाटी क्या हो जाती है, गर्म। कब होता है, रात के टाइम। तो रात के टाइम में पर्वत की चोटी से ठंडी हवाएं घाटी की ओर प्रवाह करती है। रात के टाइम क्या होता है, ये पवने यूं चलती है, यूं चलती है ये पवने, किधर से,
पर्वत चोटी से रात के टाइम ठंडी पवनें घाटी की ओर प्रवाह होते हैं, इसलिए इन्हें पर्वत समीर या कैटाबेटिक समीर के नाम से जानते हैं। तो ये था एवरीवन आज का टॉपिक, सामयिक पवनें और उसके प्रकार, मानसूनी पवनें और उसके प्रकार, थल समीर, जल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छी डिटेल्स एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है एनसीईआरटी की, उस पर बेस्ड नॉलेज आपको दिया जा रहा है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के प्रेस को नोट करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि इस निःशुल्क भरी कक्षा का सभी को क्या हो, फायदा हो। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सब